कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कामरान खान साहब सालाना दाखिलात पर हैं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ आज मुझ पर हैं। मैं हूँ मसूद रज़ा। आज विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके मोहम्मद एजेंसी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ जुम्मे की नमाज के दौरान खुदकुश धमाका किया गया और 23 नमाजी जहाँ बाक हो गए जबकि 30 जख्मी हुए। पॉलिटिकल इंतज़ामिया के मुताबिक मोहम्मद की तहसील अंबार में पाई खान की जामिया मस्जिद में बरामदे में हमला आवर दाखिल हुआ और ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। कलअदम जमातुल अहरार ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की और बज़ाहिर लगता यह है कि हमला आवर का हदफ हुकूमत के हामी अमन कमेटी के कबायली अरकान थे। मोहम्मद एजेंसी में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सिक्योरिटी एहलकारों और हुकूमत के हामी कबाइल अमायदीन और सरदारों पर हमलों में तेज़ी आ गई है, ये देखा जा रहा है। कबायली इलाकों में 27 महीनों से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब भी जारी है। मोहम्मद एजेंसी के साथ वाक़े खैबर एजेंसी में गुज़िश्ता 2 बरस में 2 ऑपरेशन यानी खैबर 1 किया गया और फिर खैबर 2, और इस दौरान यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के दावे भी किए गए। मोहम्मद एजेंसी में खुदकुश धमाका एक ऐसे वक्त पर हुआ जब कबायली इलाके को कौमी धारे में लाने के लिए फाटा इस्लाहात पर काम हो चुका है। फाटा को बतदरीज सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किए जाने की इत्तला थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो नुकसान हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर दावर। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अफसोसनाक वाक़या, लेटेस्ट अपडेट बता सकेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ख्मियों के बारे में जो हमने बताया, इस वाक़े में जो लोग शहीद हुए उनके बारे में बताया, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए मसूद रज़ा, आज जो मोहम्मद एजेंसी के इलाके तहसील अंबार में एक मकामी जो मस्जिद है वहाँ पर उस वक्त धमाका हुआ है जब नमाज जुम्मा लोग अदा कर रहे थे। तो इन वक्त जो इन्हीं वक्त शाहिदीन हैं उनका कहना था कि जब नमाज अदा किया जा रहा था तो उसी वक्त खुदकुश हमलावर आके अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके धमाका हो गया, जिससे मस्जिद बिल्कुल मलबे का ढेर बन गया है। और इसमें अभी तक 29 अफराद शहीद हो चुके हैं जो नमाजी थे और 32 नमाजी अभी तक ज़ख्मी हो चुके हैं। ताहम ये ज़राए कई भी कहना है मकामी पॉलिटिकल इंतज़ामिया का कि हलाकतों की तादाद में इजाफा होने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और साथ साथ मैं बता दूं कि तहरीक तालिबान मोहम्मद एजेंसी के जो जमातुल अहरार है जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने ये कहा है कि 2009 में उसके साथियों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया था और उनको गिरफ्तार करके हुकूमत के हवाले किए थे, इसलिए उन्होंने इस गाँव में ये धमाका किया गया था, वो बदला लेने के चक्कर में थे। और साथ साथ मैं बता दूँ कि अब जो सूरत हाल है वो पूरे मोहम्मद एजेंसी में हम ये कह सकते हैं कि पूरा मोहम्मद एजेंसी बिल्कुल गम से नडाल है। जिस तरह के हम खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग रहते हैं मोहम्मद एजेंसी का गम उसी के साथ है, लेकिन ख़ुसूसन जब मोहम्मद एजेंसी की अगर हम बात करें तो वो लोग इंतहाई इस पर नाराज़ भी है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, 23 कीमती जानों का नुकसान हुआ है। निशाना कौन था? ये एक आम दहशतगर्दी का वाक़या था जिस तरह से होते रहे, या इसमें किसी को टारगेट किया गया है? देखिए, निशाना सारे नमाजी थे। वो जिस गांव में ये धमाका हो चुका है उस गांव ने, उनका कहना है, उनका इल्ज़ाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार का कि इन लोगों ने 2009 में तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और तालिबान को गिरफ़्तार करके हुकूमत के हवाले किए थे, तो इसलिए ये धमाका किया गया था। ये इस हवाले से मैं बता दूँ कि देखिए, जो जहाँ पर भी अमन कमेटियाँ हैं जो अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं वो तालिबान के निशाने पर है, उनको नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वो गाड़ी में इनको मिल गए, चाहे वो मस्जिद में मिल गए, न मस्जिद की तकद्दुस का ख्याल रखते हैं, न गाड़ी में इनको छोड़े जा रहे हैं, न बाज़ारों में छोड़े जा रहे हैं। तो ये
टारगेट किलिंग, मैं आपको बता दूं कि टारगेट किलिंग है, पूरे कबीले को टारगेट किया जा रहा है। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 300 से ज्यादा नमाजी मौजूद था मस्जिद के अंदर। अच्छा, ये दो ऑपरेशन यहाँ हुए, खैबर 1 हुआ, खैबर 2 हुआ, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब भी चल रहा है, तो इस ऑपरेशन के बाद यकीनी तौर पर दहशतगर्दों के लिए मुश्किल होता होगा कि वो दहशतगर्दी का निशाना बनाएं किसी जगह को। देखिए, दहशतगर्दों के लिए यकीनन मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर हम पाक अफगान बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भी इनको लिए कोई मसला नहीं है। खुद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जमात उल लहरा के लोग हैं वो कुनड़ में, जो पाकिस्तान के साथ मुतसिल खैबर, जो मोहम्मद एजेंसी के बिल्कुल मुतसिल इलाका है कुनड़ सूबा अफगानिस्तान का, वहाँ पर मौजूद है और वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पर कार्रवाई करके टारगेट किलिंग भी करके चले जाते हैं और खुदकश धमाकों के लिए भी भेज रहे हैं। वहाँ से वहाँ पर हुकूमती रेट जो अफगानिस्तान का सूबा कुनड़ है वहाँ पर बिल्कुल हुकूमती रेट है नहीं और मुकम्मल जो बॉर्डर है वो गैर महफूज है, तो वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन करना चाहिए, जैसा कि आम इलाकों में है, जैसा कि शुमाली वजीरिस्तान में है। कॉम्बिंग ऑपरेशन तो हो रहा है नासिर साहब, यहाँ पर भी इसके साथ साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिशें हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की, दूसरी तरफ सरहद की दूसरी तरफ वहाँ से क्या इत्तला थी? दूसरी तरफ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ में हुकूमती रेट वहाँ पर कोई नाम की चीज़ है नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हो सके जो ऐसे एहलकार यहाँ पर तैनात है या पाक आर्मी के लोग तैनात हैं तो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं है। हालांकि हक उनका बस ज़्यादा बनता है क्योंकि 38 ममालिक वहाँ पर मौजूद हैं जो अफगानिस्तान में हालात देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नूरिस्तान और कुनड़ ये ऐसे सूबे हैं, नंगरहार जो 3 सूबे हैं बिल्कुल खैबर एजेंसी के साथ, मोहम्मद एजेंसी के साथ और इस तरह बजौड़ एजेंसी के साथ, इस तरह अफगानिस्तान की जो सूबा खोस्त और पख्तिका है वो भी बॉर्डर की को अगर हम देखें तो नासिर साहब, इस सूरत हाल में सबसे अहम बात तो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी कोशिशें करें, अवाम के अंदर शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अवाम में कितनी बेदारी है कि वो इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखते हैं और ऐसी कोशिशों को डिस्करेज करने के लिए इक़दाम करते हैं? देखिए, इस वक्त अगर हम आवाम की बात करें, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है कि आवाम किरदार अदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ अवकात में हुकूमत के साथ राब्ते में भी होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इतलात भी फराहम कर रहे हैं और यही वजह है कि इस इलाके में हुकूमती रेट कंट्रोल हो गया है क्योंकि जो आवाम है वो इनके मुखालिफ हो चुके हैं। और अब इस वाक़े के बाद ख़ासतन जो मोहम्मद एजेंसी में हो चुका है, अब इस वाक़े के बाद आवाम तो बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और हर कोई जो जितने भी शहरी है, जितने भी इलाके के लोग हैं कि वो इन नमाजियों को देखकर जो शहीद हो चुके हैं तो अब इनके खिलाफ हो चुके हैं। और जिस से भी हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि अब तालिबान हाथ से बाहर निकल गए हैं और इनको हर हाल में ख़त्म करना चाहिए। तो अब इनके लिए ये मुश्किलात सामने आ सकते हैं कि मुस्तकबिल में जहाँ पर भी किसी को शक हो गया तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस हवाले से ताउन भी कर रहे हैं और कर रहे हैं भी, अभी भी कर रहे हैं। और साथ साथ जो मकामी पॉलिटिकल इंतजामिया है उनको भी इस हवाले से इतलात देंगे, मालूमात फराहम करेंगे इनको। और आज बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नासिर जावर साहब। मोहम्मद एजेंसी की सूरत हाल हमें बता रहे थे कि वहाँ पर क्या माहौल इस वक्त मौजूद है और क्या कोशिशें हो रही हैं। यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है बॉर्डर मैनेजमेंट का, लेकिन दूसरी तरफ से जब तक कोशिशें नहीं की जाएंगी उस वक्त तक अमन का जो अमल है शायद उसमें दिक्कतें पेश आती रहें। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की, जो न सिर्फ अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है, बल्कि बलोचिस्तान में भी उसका अमल दखल बढ़ाने का इरादा है। एक बलोची वेबसाइट शुरू की है और उसके ज़रिए मज़ीद प्रोपेगेंडा करना चाहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बलोचियों को भड़काने की कोशिश करना चाहता है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत मुसलसल बलूचिस्तान में फितना अंगेजी का सबब बना हुआ है और यहाँ पर हवा दे रहा है। अब भारत के सरकारी नशरियाती इदारे ऑल इंडिया रेडियो ने एक बलूची मल्टी मीडिया वेबसाइट और एक मोबाइल फ़ोन ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया है।
ऑल इंडिया रेडियो 1974 से शॉर्ट वेव पर बलोची ज़बान में 1 घंटे का प्रोग्राम नशर करता है। अब इसमें उसका मज़ीद तौसी करने का इरादा है। ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर के मुताबिक बलोची मल्टीमीडिया वेबसाइट पर आलमी खबरों के अलावा भारत में बलोच तालिब इल्मों के लिए दस्तयाब मौक़े पर बात की जाएगी। पिछले माह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान और अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले मुबैना ज़्यादतियों का जवाब दे। इसके बाद भारतीय यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में भी मोदी का यही कहना था कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित के अवाम ने अपने लिए आवाज़ उठाने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खुद साख्ता जिला वतन बलोच अलहदगी पसंद रहनुमा बरामदा बुगटी ने भारतीय वजीर आजम के इस बयान का खैर मकदम किया था और अब ये इत्तलात हैं कि बरामदा बुगटी ने भारतीय शहरियत लेने का फैसला किया है ताकि वो स्विट्जरलैंड से बाहर भारतीय दस्तावेजात पर सफर कर सकें। High level, I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation, and we hope that the Indian government, Indian media, and whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation, but also strive to help practically the Baloch independence movement. यहाँ कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवाल यह है कि मगरबी ममालिक में बैठकर नरेंद्र मोदी के गुण गाने वाली शख्सियात के इस किस्म की रविश से बलोच लोगों की खिदमत हो रही है या उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। भारत की बलोचिस्तान में मदाखलत और नशरियाती प्रोपेगेंडा बढ़ाने की कोशिशों की अब ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? इन्हीं सवालात पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जनाब शहजाद जुल्फ़कार साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर बात की जाए बलूचिस्तान में ज़राए अबलाग की, एक तो वहाँ पर बिजली अक्सर इलाकों में मौजूद नहीं है क्योंकि आबादी कम और रकबा बहुत ज़्यादा है। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं और नशरियाती राब्तों के जो ज़राए हैं वो उनकी पहुँच भी वहाँ तक इतनी ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा बहुत तवज्जो होती है। ऐसी सूरत में बलूचिस्तान में बलोचियों के लिए ज़राए इब्लाग का सबसे बड़ा ज़रिया है क्या? देखें, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि बिजली ना होने की वजह से, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोग ना टीवी देख पाते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसे जगह है जहाँ पर सोलर का रिवाज हो गया है कि शमसी तवानाई से वो टीवी वगैरह, डिश एंटीना वगैरह जो है वो देख लेते हैं। लेकिन रेडियो जो है वो सबसे ऐसा बड़ा मीडियम है जहाँ पर रेडियो पाकिस्तान आप देखते हैं जो लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सुने जाते हैं। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका वो ज़्यादा सुना जाता है और लोग उसको सुनते हैं क्योंकि एक ट्रांजिस्टर रेडियो पर आराम से आप सुन सकते हैं। ठीक, तो ऐसी सूरत में भारत की जानिब से ज़राए इब्लाग के लिए वेबसाइट का इजरा, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश, क्या ये कारगर साबित हो सकेगी? जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, जितने लोग हम जो इंटीरियर में कुछ लोगों से मैंने बात की है और वो ये कहते हैं कि जी हम तो पहले तवज्जो नहीं देते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका यहाँ ज़्यादा वो था, मकबूल था। BBC जो है वो ज़्यादा मकबूल है, लोग उनके प्रोग्राम सुनते हैं। ऑल इंडिया रेडियो जो है लोग इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन अब लोगों ने जो है वो कहा कि अभी क्या उस पर होगा। दूसरी बात, जैसे आपने अपने पहले क्वेश्चन में एक बात की, मेरे ख्याल में बात वही है कि हमारी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें बलूचिस्तान एक चंद सेकंड की मार है। 20 सेकंड, 25 सेकंड वज़ीर आला साहब हमारे गवर्नर नज़र आते हैं 20-25 सेकंड के लिए, वो भी अगर ज़रूरी वो जाने, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैक आउट है।
جیسے بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اس طرح میڈیا میں کچھ بھی نہیں آتا. جب یہ نہیں آئے گا تو میرے خیال میں شاید اگر لوگوں کی توجہ ہو تو اب شاید ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گے کہ خبریں بلوچستان کے متعلق زیادہ دینا شروع کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈیجیٹل بنا رہے ہیں اس کو، اور پھر شاید بنا دیا جمعے سے، شاید اس کو آج سے انہوں نے کر دیا. اس پہ پھر خبریں جو ہیں لوگ بھیجیں گے یہاں سے، وہ اس کو کوریج دیں گے اور وہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو. اور ویسے جو ہے وہ بلوچستان کی جو محرومیہ ویسے ہی ہے جو وہ شاید پش کر دیا بالکل بلوچستان کو ایک کونے میں. تو جو نیوٹرل لوگ بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ شاید سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہے، ڈیولپمنٹ کا ایک ایریا وہ ہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، تو وہ پھر دوسری طرف دیکھیں گے. ٹھیک شاہ صاحب، میں اس میں مزید ڈیٹیل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک طویل عرصے سے بلوچستان میں رپورٹ کر رہے ہیں، پورے بلوچستان میں آپ سفر بھی کرتے ہیں. ہمارے میڈیا کا کردار بلوچستان میں ہے کیا؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر میں کہتا ہوں سوری مجھے بولنا نہیں چاہیے، بالکل اگنور کیا ہوا ہے. ہم جب ان کے تنظیم کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریونیو ہمیں نہیں آتا، تو لہٰذا ہم جو کچھ بھی بلوچستان کو اس وقت جو توجہ دے رہے ہیں وہ نیشنل انٹیگریٹی کی وجہ سے دے رہے ہیں، ادروائز بلوچستان ڈیزرو نہیں کرتا. میرے خیال میں ان کو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے، کیونکہ کل گوادر پورٹ جب فنکشنل ہوگا، سی پیک کمپلیٹ ہوگا، تو میرے خیال میں گوادر میں دفتر انہی کے میڈیا ہاؤسز کے وہاں کھلیں گے. تو اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بلوچ اٹھ کے اگر یہ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، تو پھر کیا ان کا ری ایکشن ہوگا. خدارہ ان کو ابھی توجہ دینی چاہیے، وہ ڈیو ان کی جتنی وہ ہے مختلف سوشل ایشوز ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کو ٹائم دیں، تاکہ اس طرح کی چیزیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو نے ٹائم بڑھا دیا، اس کو ویب سائٹ پہ لے آیا، اس کو ڈیجیٹل کر دیا، یہ نہ ہو. جی ٹھیک، اگر بلوچستان میں راستوں اور سڑکوں اور ترقی سے ہٹ کر ہم ایک رابطے کے فقدان کی بات کریں جو کہ میڈیا کی صورت میں بلوچستان اور پورے ملک کے درمیان موجود ہے، اس خلیج کو کم کرنے کے لیے، اس کو پاٹنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں جس نوجوان کو 70s اور آج میں بڑا فرق ہے. 70s میں اگر آپ اس کو دہشت گرد کہہ لیں، کوئی بھی نام دے دیں، اس وقت وہ ٹرائبمین تھا. اب پڑھا لکھا نوجوان ہے اور اگر اس کو وہ ایک تھرسٹ ہے، وہ انٹرنیٹ تک ایکسس تک جائے گا، چاہے وہ 5 دن بعد جائے، چاہے ہفتے بعد جائے. انٹرنیٹ جہاں پہ ان کو موصول ہے، جہاں ان کو اویلیبل ہے، وہ اس پہ جائے گا. وہ جو کچھ اس پہ معلومات اکٹھا کرنا چاہے، معلومات بھیجنا چاہے، وہ کرے گا. یہ گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ اس گیپ کو فل کریں. میں پچھلے دنوں کہیں ان کے گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس میں ملٹری حکام بھی تھے، اور کسی سیمینار پہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم ایک ہر ڈسٹرکٹس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم ایکسیس پرووائڈ کریں وہاں کے طالب علموں کو، نوجوان کو، انٹرنیٹ فیسلٹیز. اگر انٹرنیٹ فیسلٹیز ہوگی تو کم سے کم بیرونی پروپیگنڈے سے وہ بچے رہیں گے اور ان کی سمت بالکل کلیئر ہوگی. تو یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پہ ان کو نوجوانوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دیں. ورنہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگ تو جو ٹاور ہیں آپ کے موبائل کمپنیوں کے، وہ بھی اڑا رہے ہیں کہ اس سے استفادہ کیونکہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، ہمارے مخالفین کرتے ہیں، بہتر ہے کہ اس کو اڑا. بہت بہت شکریہ آپ کا شہزاد ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور گفتگو آپ نے سنی. بہت اہم وقت کی ضرورت ہے کہ بلوچستان اور ملک کے دیگر علاقوں کے درمیان جو رابطے کا فقدان ہے ذرائع مواصلات کی صورت میں، یعنی ذرائع نشر و اشاعت کی صورت میں، اس کو پاٹنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہی پروگرام جاری رہے گا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 75,000 سے زائد شامی مہاجرین انتہائی قابل رحم حالت میں اردن کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. ایمنسٹی کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام اور اردن کے سرحدی علاقے میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں مہاجرین فاقہ کشی پر مجبور ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. شامی مہاجرین کی حالت زار اور دیگر عالمی خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس رپورٹ میں.
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 75,000 تارکین وطن گزشتہ 2 ماہ سے بدترین حالت میں شام اور اردن کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جاری کردہ علاقے کی سیٹلائٹ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ تارکین وطن خوراک اور طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ آخری بار ان تارکین وطن کو گزشتہ ماہ خوراک دی گئی۔ یہاں 19 افراد مختلف بیماریوں کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اردن نے جون میں ہونے والے کار بم دھماکے کے بعد اپنی 2 سرحدیں سیل کر دی تھی۔ اردن میں اب تک 6,50,000 شامی تارکین وطن رجسٹرڈ ہیں، جبکہ یہاں کی حکومت کے مطابق یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے تارکین وطن کے مسائل جلد حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ متنازع شخصیت اور شہرت کے مالک ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور قلعہ بازی۔ کئی سال تک صدر اوباما کو پیدائشی امریکی تسلیم کرنے سے انکار کرنے والے ٹرمپ آخر کار اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان جیسن ملر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما کو پیدائشی امریکی شہری مان لیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اوباما ہوائی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دباؤ پر اوباما نے 2011 میں اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا تھا۔ سعودی عرب میں برطانوی سفیر سائمن کالس قبول اسلام کے بعد حج کی سعادت کرنے والے پہلے سینئر سفارتکار بن گئے۔ 60 سالہ سائمن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلامی معاشرے میں 30 سال زندگی گزارنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5 بچوں کے والد برطانوی سفیر نے احرام میں اپنی اور اہلیہ کی تصویر بنائی۔ ان کی اہلیہ شام سے تعلق رکھنے والی مسلمان خاتون ہے۔ سائمن نے 2011 میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ 2015 سے سعودی عرب میں بطور برطانوی سفیر تعینات ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کی ہے۔ نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے لیے تعمیر کردہ بستیوں کی مخالفت کو یہودیوں کی نسل کشی کے مترادف قرار دیا ہے۔ بان کی مون کا کہنا تھا کہ بستیاں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ بان کی مون نے کہا کہ اسرائیل نے کئی دہائیوں سے جاری وسعت پسندانہ پالیسی کے تحت 5 لاکھ یہودی فلسطینی زمین پر بسا لیے ہیں اور یہ اقدام فلسطینی ریاست کے قیام کی مکمل نفی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان الزبتھ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان نامناسب ہے۔ دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ قدرتی آفات آنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں طوفان کے دوران کڑکنے والی آسمانی بجلی نے 200 کلومیٹر کا سفر کیا۔ اس دوران یہ بجلی مسلسل 7 سیکنڈ تک دکھائی دی۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے اسے عالمی ریکارڈ قرار دیا ہے۔ بجلیاں تو آج کراچی میں بھی کڑکی ہیں، لیکن یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس دوران آپ سن سکیں گے ہیڈ لائنز، اور ہیڈ لائنز کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا آج اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر ہیں۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج ملک میں بہت اہم خبریں تھیں۔ قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں ایک بدترین دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں 23 افراد جان سے گئے، 30 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ عمران خان صاحب کی بھی سیاسی سرگرمیاں تھیں، لیکن آج نماز جمعہ کے بعد سے جو پاکستانی میڈیا پر ایک موضوع چھایا رہا وہ تھا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن کی ڈرامائی گرفتاری اور 5 گھنٹے بعد ان کی رہائی۔ اس ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم کو سب ماس اریسٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔
सिंध पुलिस के एक SSP की जानिब से की जाने वाली इस गिरफ्तारी के असरात विफाक तक गए और फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को फ़ोन करके मालूमात भी हासिल की और SSP के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार को गिरफ्तार करने पर SSP मलिर राव अनवार को फौरी तौर पर मुअत्तल किया, जबकि DIG ईस्ट की खिदमात विफाक के हवाले कर दी। पुलिस ने आज सुबह ख्वाजा इजहार के घर पर छापा मारा तो वो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जुम्मे के बाद SSP राव अनवार ने भारी नफरी के हमरा उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मुअत्तल SSP राव अनवार ने कहा कि उन्होंने कानून से तजावुज़ नहीं किया, ख्वाजा इजहार को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया। हमने काफ़ी MNA MPS गिरफ्तार किए हैं। कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन पहले नहीं, इजाज़त परमिशन नहीं ली जाती है, सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है। पहले की FIR है जिसमें मैंने इनको अरेस्ट किया है और बिल्कुल सही किया है। हुक्म दे दिया गया छोड़ने का तो ये नहीं होता है, हुक्म नहीं चलता है। मुअत्तली के भी इनको पता चल जाएगा इस शहर में क्या साइड इफेक्ट हो। पहली है ना, सिंध में हुकूमत है जो किसी को गिरफ्तार करने पे किसी को मुअत्तल करती है और उसको धमकी भी दे रही है कि जी FIR काटेंगे। किस चीज़ की FIR काटेंगे? हमारा तरीकाकार बिल्कुल सही है किसी को अरेस्ट करने का, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आज की इस कार्रवाई ने कई अहम सवालों को जन्म दिया है। किस तरह से गिरफ्तारी अमल में आई, किस तरह से रिहाई मुमकिन हुई, कैसे ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया, किसी की खिदमात वापस की गई, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले मुअत्तल SSP राव अनवार की पेशेवराना जिंदगी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। राव अनवार 1982 में सिंध पुलिस में ASI भर्ती हुए। 90 की दिहाई में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिलने के साथ ही इनको SHO नाज़माबाद का चार्ज दिया गया। MQM के खिलाफ होने वाले 2 ऑपरेशंस में उन्होंने सरगर्म किरदार अदा किया। सख्त मुखालिफत के बाद इन्हें SHO नाज़माबाद से हटाकर SHO जैक्सन कराची लगाया गया था। बाद में उन्होंने अपना तबादला बलूचिस्तान करा दिया। राव अनवार पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के करीबी और एतमाद वाले पुलिस अफसर समझे जाते हैं। 2008 में सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होने के बाद इन्हें वापस लाया गया। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही इन्हें पहले इंस्पेक्टर से DSP और फिर DSP से SP के ओहदे पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। 18 ग्रेड के इस अफसर को कराची के SP मलिर के ग्रेड 19 के ओहदे पर तैनात रखा गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनकी आउट ऑफ टर्न तरक्कियां ख़त्म करके दोबारा इंस्पेक्टर बना दिया गया। लेकिन बाद में सिंध हुकूमत ने इन्हें दोबारा पुरानी सीनियरिटी देकर इन्हें ग्रेड 19 में SP के ओहदे पर तरक्की दी और ग्रेड 19 के ओहदे पर SP मलिर बरकरार रखा। यूं राव अनवार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तरक्कियां और तकर्रुरियां लेते रहे। इन्हें IG से भी ज़्यादा बाअसर पुलिस अफसर के तौर पर देखा गया। वो सिक्योरिटी इदारों के भी ख़ास करीबी समझे जाते हैं। इन पर मावराए अदालत कत्ल और मलिर के इलाके में अरबों रुपए मालियत की ज़मीनों पर कब्जे के भी इल्ज़ामात लगते रहे, जिनसे उन्होंने हमेशा इनकार किया। पिछले साल उन्होंने एक मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM पर रॉ एजेंट का होने का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बाद हुकाम ने इन्हें कुछ अरसे के लिए अपने ओहदे से मुअत्तल कर दिया। मई 2015 में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिससे वो बच निकले। हुकूमत सिंध के आला हल्के SSP मलिर राव अनवार से इसलिए नाराज़ बताए जाते हैं कि वो सिविलियन हुकूमत के मातहत होने के बावजूद अहकामात कहीं और से लेकर चलते हैं। इनकी मनमानियाँ हुकूमत सिंध के लिए बारहा शर्मिंदगी का बाइस बनी हैं। और इस बात का सबूत आज उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही जो उन्होंने मीडिया के सामने अपनी मुअत्तली के बाद आकर की। इस तरह से होता नहीं है कि कोई ऑफिसर हुकूमत के फैसले पर, इंतज़ामिया के फैसले पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बाबाग दोहल कहे कि उसने जो कुछ किया था सही किया। मतलब ये कि सिंध हुकूमत ने फिर गलत किया, बहुत अहम सवाल है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा जनाब फैसल सजवारी साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई। इस वक्त बता सकेंगे आपके गिरफ्तारी के बाद उनके साथ रवैया क्या था, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था, कुछ हमसे शेयर करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मसूद। जो अब तक मेरी बात हुई है इजहार भाई से तो और उनके जो लॉयर आए हैं तो शायद 3 या 4 उनको FIRs जो हैं
उनमें अचानक उनको मतलूब करार देकर गिरफ्तारी उनकी दिखाई गई है और यकीनन वही हमारा तरीक़ेकार होगा कि अब अगर उनको किसी मुकदमे में नामज़द किया गया है तो हम उसमें अदालत में रुजू करेंगे। गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई ये तो आप सब ने देखा। बदकिस्मती के साथ अब हमारे जो घर की ख़वातीन हैं उनके साथ भी बदसलूकी की गई। जो पहले ही घर के ऊपर रेड हुई थी जिस वक्त ख्वाजा इज़हार भाई CM हाउस में मौजूद थे, तो उस वक्त भी आप देखें कि इस तरह की बात सामने आई थी कि ना कोई लेडी सर्चर थी और जिस वक्त दोबारा ये इनकी गिरफ्तारी के लिए आए हैं तो फारूक सत्तार भाई ने दरियाफ्त भी किया कि अगर कोई वारंट वगैरह है तो हमें दिखाया जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ। अच्छी बात ये हुई कि मीडिया मौजूद था, उसने देखा कि जिस तरीके का रवा रखा गया था और फिर ये आपने अभी जो रिपोर्ट पेश की है ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम ये समझते हैं कि नहायत अफसोसनाक फेल है। साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है कि अब एक ऐसे वक्त में कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक कठिन मरहले से गुज़र रही है, जब हमें हर तरह के दबाव का सामना है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कराची शहर का जो जेन्युइन इलेक्टरेट है, कराची शहर के वोटर्स, कराची शहर के जो रहने वाले हैं, उनका हक़ नुमाइंदगी इस तरीके से अदा करें कि पाकिस्तान भर में हमारी बात जाए। हम कराची शहर जो बदकिस्मती के साथ जिन हवालों से मशहूर कर दिया गया है, खा वो तनाज़ात की सियासत हो या तशद्दुद के वाक़यात हो, हम उन सब से एक तरफ होकर हम फॉरवर्ड लुकिंग होने का, सबको साथ मिलाकर जो हम आगे बढ़ने की सियासत करना चाह रहे हैं, जब हमारे सरकर्दा ज़िम्मेदारान के साथ इस तरीके का, जो कि अवामी नुमाइंदे भी हैं, रवैया रखा जाएगा जो कि कहीं रूपोश नहीं है, हर तरह पुलिस से, दीगर इदारों से, हुकूमतों से मिलते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, उनको इस तरीके से अचानक मतलूब कर दिया जाएगा, तो ये बहुत तशवीशनाक फेल है। आपकी कोशिशें बारावर साबित क्यों नहीं हो पा रही? आपके कुछ 23 रहनुमा ऐसे हैं जिनको मफरूर करार दिया गया, उसमें फारूक सत्तार साहब भी मौजूद हैं और हैरत की बात यह है कि आज राव अनवार साहब के सामने वो मौजूद थे मगर मफरूर होने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सब कुछ हो कहां से रहा है? सिंध, क्योंकि जिस वक्त गिरफ्तारी अमल में आई, पहला छापा पड़ा, उस वक्त ख्वाजा इज़हार साहब CM सिंध के साथ मौजूद थे और CM सिंध को उसी वक्त पता चला कि ऐसा हुआ है और उस वक्त वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, जो इत्तलात हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सब कुछ कहां से हो रहा है? मसूद, देखें, हमारे पास एवेन्यूज़ क्या हैं शिकायत के? हमारे पास एवेन्यूज़ हैं सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, हमारे पुलिस का इदारा है, रेंजर्स हैं, आर्मी है, जो हमारे इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस भी हैं। हम सबका दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं और सब तक अपनी ये जो कि जेन्युइन बहुत ही रिक्वेस्ट है ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, MQM पाकिस्तान को उसमें का किरदार अदा करने दिया जाए। जहाँ तक बात है आपकी जनाब के मतलूब होने की, तो पुरानी कुछ FIRs हैं, हम उन FIRs का भी हमारे साथ तमाम के तमाम लोग सामना करने को तैयार हैं। हमारा मानना यह है कि वो जायज़ तौर पर, कानूनी तौर के ऊपर नहीं काटी गई हैं। यही वजह है कि आज भी आप देख लीजिए कि मैं ख़ासकर वज़ीर आला सिंध का इसमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ MQM की जानिब से कि उन्होंने बहुत मज़बूत, फ़ाल और मुतहर्रिक किरदार अदा किया। अगर वो हमें अवेलेबल नहीं होते रब्ता करने के ऊपर, अगर सिंध काबीना के जो दीगर वज़रा से जो हमारी बातचीत हुई, अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो शायद इतनी जल्दी हमें रिलीफ नहीं मिलता। हमारी ख्वाहिश है कि जो ख्वाजा इज़हार भाई के साथ ज़्यादती हुई वो किसी भी मासूम सियासी कारकुन के साथ ऐसा ना हो, और हमारी ख्वाहिश ये है कि जिस तरीके से ख्वाजा इज़हार भाई के मामले में हमें जल्द रिलीफ मिला, इसी तरीके से अगर किसी भी मासूम या बेगुनाह के साथ ज़्यादती हो जाए तो उसको भी इतनी जल्दी रिलीफ मिले। मगर देखिए, अभी चंद दिनों की तो बात है कि आपके दफ्तर गिराए जा रहे थे, सिंध गवर्नमेंट उसे ओन कर रही थी। आज सिंध गवर्नमेंट का रवैया आपके साथ मुख्तलिफ नजर आ रहा है, मगर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो मामला थोड़ा सा गंभीर सा मालूम हो रहा है। अब आप कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं कि ये मामला है क्या, कि सिंध गवर्नमेंट आपके साथ उससे के अच्छे ताल्लुकात हैं, खराब ताल्लुकात हैं, ये हो क्या रहा है? मामला तो गंभीर ही है मसूद, ये तो नहीं है कि मामला सादा और अगर आसान होता तो मैं आपके सामने बता दूं। यकीनन हमारे दफ्तर गिराए जा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि MQM किसी गैर कानूनी फेल में यकीन नहीं रखती, लेकिन साथ ही साथ जो MQM के वोटर्स हैं, देखिए ना, मैं जिन लोगों के दरमियान खड़ा हूँ ये हमसे सवाल करते हैं, शायद कहीं खौफ का अंसर है तो बहुत सारे लोग मीडिया पर बात नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग ये वाली बात करते हैं कि इसी शहर कराची में और भी बहुत सारे गैर कानूनी दफातर हैं। क्या ही अच्छा हो कि पुलिस, गवर्नमेंट,
رینجرز، یہ سارے کے سارے تمام غیر قانونی کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایک ہی طریقے کا سلوک کریں، ایک ہی طریقے سے ان سے نمٹیں. تو اگر ہمارے ووٹرز کے ذہن میں بھی کہیں یہ سوال نظر اٹھ رہا ہے کہ جناب صرف ایم کیو ایم کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، تو وہ سوال نہ اٹھ پائے. ہماری خواہش یہ ہے کہ کراچی شہر کا امن دیرپا ہو. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی ووٹر مگر فیصل صاحب کیا یہ معاملہ صرف امن تک محدود ہے؟ مجھے سمجھنے میں تھوڑی مدد دیجئے کہ کچھ گروپس اور بھی ہیں جو کراچی میں چاہتے ہیں کہ اثر و رسوخ ان کا بڑھے، وہ یہاں پر سیاست کر سکیں اور جو مینڈیٹ ہے اس میں ان کا حصہ ہو. کیا ان کو نوازنے کے لیے یہ ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں یہ سمجھنے میں میری؟ اگین مسعود، یہ پریشر ہم نے بہت پہلے بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد یقیناً کراچی کے مینڈیٹ کا فیصلہ تو میرے بھائی الیکشن میں ہی ہوگا نا. کسی چھاپے، کسی گرفتاری، کسی دفتر کے ڈھائے جانے کے اوپر تو مینڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے گرفتار ہو جائے یا اس کو اس کی نشست سے محروم کر دیا جائے، لیکن اگین مینڈیٹ کا فیصلہ تو پھر اس ضمنی الیکشن میں یا آئندہ کے عام انتخابات میں ہوگا. مگر ان کارروائیوں کی وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کے 23 لوگ یا 32 لوگ مفرور قرار دیے جاتے ہیں، وہ میڈیا پر آ رہے ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہیں، پبلک گیدرنگز میں ہیں، وہ آپ کی پریس کانفرنس سے بیٹھتے ہیں، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، مگر کسی دن ایک رہنما کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو ایک تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے. تو اس کے لیے سندھ حکومت سے آپ نے بات کی؟ بھائی بدقسمتی کے ساتھ صورتحال تو یہ ہے نا کہ مطلوب تو عمران خان صاحب بھی ہیں، مطلوب تو طاہر القادری صاحب بھی ہیں، ایف آئی آر میں میاں شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے جے آئی ٹی میں. تو یہ ہے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو عقل ہے، اور یہ پاکستان کی حکومتوں کو اور پاکستان کے اداروں کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کسی بھی طبقہ آبادی کو، کسی بھی ووٹر کو، یہاں کے اردو بولنے والے مہاجروں کو، کسی کو نہ لگے کہ یہ آپریشن کسی بھی قانون کے نفاذ کے لیے کی جانے والی کارروائی کا رخ ان کی جانب ہے. بس ایسا نہ ہو. ہماری خواہش ہے تو ہی کراچی شہر کے باسی واقعتاً یہ سمجھیں گے کہ حکومت ان کے ساتھ فیئر ہے. اچھا، راؤ انور صاحب نے آج بڑے سنگین الزامات ایک بار پھر لگائے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، یہاں حالات خراب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو معطل کر دیا گیا تو تباہی ہو جائے گی، یہاں پر اس کے اثرات نظر آئیں گے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ نہیں، یقیناً اگر دیکھیے کیا ملک سے باہر سے یا ملک کے اندر سے یا کراچی شہر سے کوئی بھی اگر یہ بات اس چیز کی کوشش کرے کہ یہاں تشدد ہو تو اس کو پکڑیں، جو اسے کروا رہا ہے اس کو پکڑیں. ابھی پچھلے دنوں ملیر میں الیکشن ہوئے، الیکشن والے دن وائلنس ہوا ہے، ہمارے کارکن زخمی ہوئے ہیں. کاش ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو مارا اور ہم سے مینڈیٹ زبردستی چھیننے کی کوشش کی ہے. تو باقی یہ کہ اگین یہ سندھ گورنمنٹ کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، جو کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کیا ہے صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. میں اگین جس طرح ریکویسٹ یہ کروں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ جس طرح انہوں نے آج مستحسن قدم کیا ہے، آگے بھی اسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے رہیں. آئی ایم شیور کہ یہ ساری باتیں وزیر اعلیٰ سے تو ہوئی ہوں گی کہ جو مقدمے بنائے ہیں یا لوگوں کو مفرور قرار دیا گیا ہے، جواب کیا ہے ان کا؟ دیکھیں مسعود، میں تو آپ کے علم میں ہے کئی مہینوں سے یہاں موجود نہیں تھا، میں ابھی آیا ہوں. آج ہی میرا چیف منسٹر صاحب سے رابطہ ہوا ہے اظہار بھائی کی گرفتاری کے بعد، اور وہ رسپانسو تھے بہت زیادہ. ہماری خواہش یہ ہوگی کہ جلد ہی ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، اور جہاں جہاں سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے ہماری ملاقات ہو اور ہم اپنا مقدمہ پیش کریں. اچھا، آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں کھل کر اپنی ایکٹیویٹیز کریں؟ یہ تاثر کہیں آپ کو ملتا ہے؟ تاثر ہمیں صرف اور صرف یہ مل رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی پاکستان میں جو موجود قیادت اور کارکنان ہیں ان کو اس طور ریلیف نہیں مل پا رہا جس طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو ہے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ہم یہاں پر اس شہر کی بہتری کے لیے جب کام کرتے ہیں تو ہم اس ملک کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا جائے. تو کیا سندھ گورنمنٹ سے، سی ایم سے اس طرح کے ایشورنسز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، میرے خیال میں ہم ملیں گے تو بات کریں گے مسعود. ابھی تو ملاقات جو ہے آج بھی نہیں ہو پائی، اور جب ہوگی ملاقات تو یقیناً یہ ساری باتیں. تو آج جو ملاقات تھی خواجہ اظہار الحسن صاحب کی، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اس میں موجود تھے، تو وہ کس سلسلے میں تھی ملاقات؟ یقیناً ہم اپنی بات کرنا چاہتے تھے. ملاقات سے پہلے اظہار بھائی کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا تو پھر کیا بات ہو پاتی. ٹھیک.
आगे का लाहे अमल क्या है, क्योंकि जब राव अनवर साहब को गिरफ्तारी के बाद बस मैं मुअत्तल कर आपसे दिया बात गया। करके मैं आपको आई कट यू शॉर्ट हेयर, क्योंकि हम बात करके मैं आपसे हम यहाँ जा रहे हैं फारूक सत्तार भाई की रिहाइशगाह पर, और वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद देखें जो भी लाहे अमल होगा आप दोस्तों से बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब। आपने गुफ्तगू सुनी कि MQM पाकिस्तान इस वक्त क्या महसूस कर रही है। एक मजबूत आवाज़ ये मौजूद है कि सियासत के लिए में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये तमाम मुकदमात दुरुस्त हैं जिनमें लोगों को मफरूर करार दिया गया है, उन लोगों को मफरूर करार दिया गया है जो रोज़ाना टॉक शोज़ में मौजूद होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में मौजूद होती हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो ये कैसे मफरूर और कैसी पुलिस की कारकर्दगी है। और अगर वाकई जेन्युइन केसेस हैं तो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, अदालतों में भेजा जाए और कार्रवाई की जाए। ये बात समझ से बिल्कुल बाहर मालूम होती है कि इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है। आज जो कुछ होता रहा वो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत की तरफ से उस पर रद्द अमल आया, बल्कि विफाक की तरफ से भी रद्द अमल आया और फिर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती नजर आई। यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है, जो एक तवील अरसे से ऑपरेशन चल रहा है कराची में, उसमें जो कार्रवाइयाँ होती रहीं, गिरफ्तारियाँ होती रहीं, मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले होते रहे, उनकी सेहत पर सवालात उठते हैं और इसका भी हम जवाब चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सिंध हुकूमत में भी हम बात कर सकें और सिंध हुकूमत से इसका जवाब ले सकें। कोशिश है कि पुलिस के आला हुक्काम भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम तफसील से बात कर रहे थे, MQM का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज जो कुछ होता रहा, यानी ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी, 5 घंटे बाद उनकी रिहाई, पुलिस के अफसरान की मुअत्तली, इस पर MQM का क्या रद्द अमल है। MQM के और भी लोग हैं जिन पर मुकदमात हैं, जिनको मफरूर करार दिया गया है, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। क्या उनकी बातचीत हो रही है सिंध हुकूमत से? लेकिन सबसे जो चौंका देने वाली बात आज रही वो ये कि पुलिस की कार्रवाई और फिर पुलिस अफसरान की ही मुअत्तली और उनके खिलाफ कार्रवाई। बात करेंगे IG पुलिस सिंध AD ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि राव अनवर साहब के खिलाफ जो महकमा कार्रवाई है वो क्या है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, राव अनवर के खिलाफ जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई सिंध हुकूमत की तरफ से की गई है और चूंकि उन्होंने जो रेड किया था उसके लिए जो कानूनी ज़ाब्ते दरकार होते हैं उनको उन्होंने पूरा नहीं किया, लिहाजा उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। जी ख्वाजा साहब, उनके बारे में मशहूर ये है कि वो IG से भी नहीं पूछते कोई कार्रवाई करते हुए, तो इतने अरसे से जो वो कार्रवाई कर रहे थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे, अगर आप इंटरनेट पर उनका नाम सर्च करें तो पता लगता है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है सोशल मीडिया पर। तो उनके इनकाउंटर के दौरान जो लोग मारे गए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, राव अनवर सच एक बड़ा दिलेर अफसर है। उसने पुलिस के लिए और कराची के लिए अच्छा काम भी किया है, लेकिन जहां वो अच्छा काम करता रहा उसको हम अच्छा कहते रहे और जहां उसने गलत किया है तो उसको उसकी सजा भी मिलेगी नहीं। जी, मगर आज जब उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के लिए मुझे IG से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्पीकर सिंध असेंबली को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मामूल की कार्रवाइयाँ हैं जो मैं करता रहता हूँ। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो को IG से पूछ के नहीं होती, पुलिस अपना काम करती रहती है बहरहाल। और मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो उन्होंने सही कहा, लेकिन अगर जो कानूनी तकाजे हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं, जब रेड करते हैं तो मुतल्लिका थाने को इत्तला देते हैं और सही आदमी को सही जगह पे आप अरेस्ट करते हैं। इस तरह तो कहीं नहीं होता ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो जो कि पब्लिक फिगर है, उनको किसी वजह के बगैर उनके घर से उठा के ले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती हुई है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ठीक, मैं आपको वाज़े तौर पे सुन नहीं पा रहा, अपने PCR में मौजूद दोस्तों से कहूँगा कि आपकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाएं ताकि मैं आपको सुन सकूँ। सवाल मेरा ये कि आज राव अनवर साहब ये कह रहे थे कि पुलिस, सिंध पुलिस के अंदर ग्रुप बंदियाँ हैं, तो क्या हकीकत है ये कि कुछ ऑफिसर्स दूसरे ऑफिसर्स के खिलाफ काम करते हैं सिंध पुलिस में?
कतई तौर पे नहीं। देखें, मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मेरे लिए सब बराबर हैं और राव अनवर साहब 6 महीने तक मेरे अंडर में काम करते रहे हैं और उनके अच्छे कामों को हम हमेशा अप्रिशिएट करते रहे हैं और जो गलत करेगा उसको सजा भी मिलेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि जब आपको सजा मिले तो आप कोई रीजन देना शुरू करें। बहरहाल कोई इसी किस्म का इम्प्रेशन लेना मेरे ख्याल में इंतहाई गलत बात है। सिंध पुलिस में किसी किस्म की कोई ग्रुपबंदी नहीं है। ठीक, एक तो मुअत्तली और मुअत्तली के बाद मीडिया पर आकर बाबांगे दोहल अपने इक़दाम को दुरुस्त और इंतज़ामिया और पुलिस महकमे की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसको गलत करार देना, क्या इस पर भी उनके खिलाफ कोई चार्जशीट तैयार है या उनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी? जरूर मांगी जाएगी, क्योंकि उसकी जो कार्रवाई है महकमाना कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और हमने एक अफसर को भी नामजद कर दिया है। ये सारी बातें उनसे जरूर उस कार्रवाई में पूछी जाएंगी। अच्छा, क्या इसमें आपको कोई अचंभा महसूस होता है कि वो लोग जिनको सिंध पुलिस जिनके खिलाफ मुकदमात हैं और उन्हें अदालतों से मफरूर करार दिया गया है, वो लोग राव अनवर के सामने मौजूद हों, वो एक शख्स को पिक करें और बाकी को छोड़ दें, उनको गिरफ्तार ना करें, ये अचंभे की बात नहीं है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई वांटेड है और उसने अदालतों से जमानत नहीं कराई, मेरा ख्याल है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये अचानक से किसी आदमी को ख्याल कैसे आया आज कि उन्होंने आज ये काम करना है। ठीक, तो अगर वो तो मफरूर आदमी थे और उनको गिरफ्तार करना था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो आप कहते हैं ये गलत है? देखिए, वो मफरूर नहीं थे। मैं आपको अर्ज करूं कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई थी उन मुकदमात में उनका प्रेजेंस नहीं थी। तफ्तीशी ऑफिसर्स ने वो केसेस देखे और इसी वजह से उसको मेरिट पे फाइनलाइज करके उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, मगर फारूक सत्तार साहब मफरूर हैं, वो उनके सामने मौजूद थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर राव अनवर ने सही इक़दाम किया तो फिर राव अनवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर गलत किया तो फिर मुत्तहदा जो इतने अरसे से कहती रही है कि मावराए अदालत कत्ल किए जाते रहे और राव अनवर का नाम लेती रही है, तो फिर इसको भी आप संजीदगी से देखेंगे? जी, मैंने आपको अर्ज किया कि देखें, किसी के नाम FIR में आने से वो मुल्ज़म या मुजरिम नहीं बन जाता। इन्वेस्टिगेशन इसी काम के लिए होती है कि इस चीज को डिटरमाइन किया जाए कि उस आदमी का रोल क्या है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के लिए आपने कहा, उन्होंने देखिए पहले ही दिन पे डिनाई किया था कि वो इस बात में शामिल नहीं थे, बल्कि वो उसके वीडियो फुटेजेस भी हैं कि उन्होंने रोकने की कोशिश की और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नज़ेबा जो नारे लगे थे उस पर नाराजगी का इज़हार किया था। लिहाजा ये बात तय कर लेना कि वो मफरूर हैं उस केस में, मेरे ख्याल में ये गलत होगा। ठीक, एडी ख्वाजा साहब, चीफ मिनिस्टर ने आज आपको इस हवाले से क्या हिदायत दी हैं? चीफ मिनिस्टर साहब ने देखें कानून के मुताबिक हिदायत दी हैं कि जिसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उन्हीं की हिदायत की रोशनी में ये सारे एक्शन लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया एडी ख्वाजा साहब, सिंध पुलिस के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार लगा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में 10 हफ्ते गुजर चुके हैं कि रियासती मजालिम जारी हैं और इसमें जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से भी बढ़ चुकी है। ईद उल अज़हा के तीनों दिन भी मुसलसल कर्फ्यू नाफिज रहा और कश्मीरी आवाम अपने घरों में महसूर रहे। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर के जिला पलवामा में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पैलेट गन के छर्रों से शदीद जख्मी होने वाला नौजवान बासित मुख्तार जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जिसके बाद जाम बहक होने वालों की तादाद 102 हो गई है। Every single day, Kashmiris are being butchered. बीजेपी की इत्तेहादी जमात के रुकन पार्लियामेंट तारिक हमीद कर्रा ने मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजन पार्टी रुकनियत और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई।
भारतीय पुलिस ने इंसानी हकूक के सरगर्म रहनुमा खुर्रम परवेज को गुज़िश्ता रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। खुर्रम परवेज को इस हफ्ते जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इजलास में कश्मीर की सूरत हाल पर खिताब करना था। खुर्रम परवेज को किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया है, भारतीय पुलिस ये बताने से तो कासिर है, लेकिन इंडियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्हें बगैर किसी चार्ज के भी 6 महीने तक तहवील में रखा जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में 8 जुलाई के बाद से जारी अवामी एहतजाज में 7000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से अक्सरियत ऐसे नौजवानों की है जो छर्रे लगने से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बिनाई खो बैठे हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल NDTV के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक 13 लाख छर्रों वाले कारतूस इस्तेमाल हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में वाक़ियतन अब सांस लेना भी दूभर हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब आंसू गैस की जगह चिली बम या मिर्चों वाले गोले बरसा रही हैं, जिनसे दम घुटने लगता है। जी 100 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 10 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है कि ये जुल्म जबर जारी है और मुसलसल जारी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गए और अब वो कल जा रहे हैं, UN में जाएंगे वो। क्या प्रोग्राम क्या है वज़ीर आज़म का? जी, वज़ीर आज़म साहब इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और उनकी जो उनका जो इजलास है उससे खिताब करेंगे 21 तारीख को। उसके अलावा उनकी मुलाकातें हैं, अमरीकी वजीर खारजा के साथ मुलाकात है और बरतानवी वजीर आज़म के साथ मुलाकात है, रोमानिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात है, वली अहद जो सऊदी अरेबिया के हैं उनसे मुलाकात है और बहुत से दीगर ममालिक जो है, टर्की के प्रेसिडेंट से मुलाकात है और बहुत से दीगर जो ममालिक की लीडरशिप है उनसे मुलाकात जो है उनकी होगी। और हर फोरम के ऊपर, जैसा वो पहले भी कह चुके हैं, वो कश्मीर का मसला जो है उसको उठाएंगे और बड़े भरपूर अंदाज में उठाएंगे और पूरी दुनिया पे उजागर करेंगे किस किस्म का जुल्म जो है वो कश्मीर में जारी है। और वो मुल्क जो अपने आप को शाइनिंग इंडिया कहता है, उसका अगर चेहरे का आप दूसरा रुख देखें तो वो कितना डार्क और भयानक है। ये हम पे वाजिब है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे कहने पे नहीं, अपने कानून, अपने कानून और अपने आइन के तहत हक खुद इरादियत दे रखी है कश्मीरियों को। और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका ज़ामिन जो है वो यूनाइटेड नेशन है और यूनाइटेड नेशन के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और वो इस बात को बार बार उजागर करेंगे कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस तरह के जुल्म के सामने खामोश नहीं रह सकती। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर डॉक्टर साहब ये भी तो फरमाएं कि 10 हफ्ते हो गए, 100 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से खुसूसी जो इक़दाम करने चाहिए थे वो क्या किए गए। हद तो ये है कि इस दफ़ा हज का खुतबा होता है और उसमें भी कश्मीर का जिक्र नहीं है, तो हमारी सिफारती कोशिशें ज़्यादा बेहतर हैं या भारत की? देखिए, हज के खुतबे का तो मुझे मालूम नहीं कि उसके अंदर किस किस्म की चीज़ों जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मुझे मालूम नहीं किस किस्म की चीज़ों का जिक्र होता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर चुकी है अब तक। सबसे पहले तो जो सलामती काउंसिल है उसके जितने भी मेंबरान हैं उन सब के सफ़ीर जो हैं उनको पाकिस्तान में बुलाया गया और उनको कश्मीर के मुतल्लिक मुरासले जो हैं वो फौरी तौर पर दिए गए। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको मरासला भेजा गया और उनसे कांटेक्ट किया गया है। उसके अलावा OIC का जो ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है कश्मीर का, उनके तमाम सफ़ीरों को पहले बुलाया गया और उसके बाद उनके ममालिक के अंदर दीगर ममालिक में मरासले भेजे गए। पाकिस्तान के जहाँ जहाँ भी सफारतकार हैं, जहाँ जहाँ भी सफारत खाने हैं, वहाँ पे एक भरपूर मरासला जो है वो भेजा गया है और सब पे मुकर्रर किया गया है कि वो अपने अपने ममालिक मुल्क के अंदर कश्मीर का मसला जो है उसको भरपूर अंदाज में उठाएं और हर सफ़ीर और हर सफारत खाना जो है इस वक्त वो सरगर्म है कश्मीर के मसले को उठाने पे। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जा रहे हैं वहाँ पर और आपको ये भी मालूम है कि जैसे ही ये जुल्म और बर्बरियत शुरू हुई तो उसी वक्त वज़ीर आज़म ने जो बयान जारी किया वो आपको
डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर एक बड़ा संगीन बयान था। और फिर भारत के जो वजीर, वो जो हमारे सफारतकार हैं, उनको बुला के मरासला थमाया गया और शदीद एहतजाज जो है, जो शदीद तरीन एहतजाज पाकिस्तान कर सकता है, वो किया गया। तो पाकिस्तान तो हर फ्रंट के ऊपर सरगर्म है और पाकिस्तान की हर एम्बेसी जो है वो सरगर्म है और पाकिस्तान के वजीर आजम इसको खुद लीड कर रहे हैं। और इसको जैसा कि आज भी उन्होंने कहा है, उन्होंने मुशावरत की है, वो कश्मीर गए हैं जाने से पहले। वो सब अपनी जगह मुसद्दिक मलिक साहब, मगर बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से जिस तरह का रद्द अमल आना चाहिए था, 100 लोगों का मर जाना, 10 हफ्तों से ज़्यादा ये तशद्दुद को हो चुका, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अशरफ गनी साहब भी कुछ दिन पहले अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे, नरेंद्र मोदी साहब का भी ये दौरा जो है एक दूसरा दौरा है। नरेंद्र मोदी हों या अशरफ गनी, इनकी अमरीकी हुक्काम से भी मुलाकातें हैं, दीगर लोगों से भी मुलाकातें हैं, तो क्या ये तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान कहीं आइसोलेट होता चला जा रहा है? इस पर वज़ीर आज़म क्या सोच रखते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कतन कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब की जो है पॉलिसी वो बड़ी वाज़ेह है कि हमने खित्ते के अंदर अमन कायम करना है, लेकिन अमन हमने अपनी शराइत के ऊपर कायम करना है, किसी और की शर्त के ऊपर कायम नहीं करना। तो वज़ीर आज़म साहब इस बात को बड़ी वाज़ेह शक्ल में, और ये अभी इस दौरे के अंदर भी ईरान के जो सदर हैं उनसे भी मुलाकात होगी। और अशरफ गनी साहब ने भी एक बयान दिया है, उसके मुतालिक मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो बड़ी भरपूर कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर हों, और ये जो वहाँ ये जो मामला चल रहा है वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर होती है, हम पे ये बात वाज़ेह है। और हम ये कह चुके हैं कि हम अगर अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे किसी दहशतगर्दी के लिए, तो आप भी मत कीजिए। लेकिन इस वक्त मसला क्योंकि कश्मीर का है तो उस पर फोकस करते हैं। तो इस खारजा पॉलिसी को अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको नजर आएगा कि हम आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा वक्त लेंगी। और कश्मीर वाला मामला तो ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम ढीले पड़े, किसी भी वक्त ढीले। तो हमारे वजीर आजम भी और हमारा मुल्क भी, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आप इस मुल्क की आवाज़ हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है आप पे भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप भी कश्मीर के इस नुक्ते को आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ बाज़ मरतबा में परेशान हो जाता हूँ कि ये कुछ हम खुद ही से कहना, शायद हम कमज़ोर हैं, शायद हमारी आवाज़। मुसद्दिक मलिक साहब, माजरत क़ता कलामी की, हम कई प्रोग्राम इस मामले पर करते हैं, शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जिस पर 2-3 सेगमेंट इस प्रोग्राम में ना होते हों कश्मीर पर। जब से ये मामला चल रहा है तो आवाज़ बिल्कुल उठ रही है, लेकिन आवाज़ मुल्क से बाहर उठाने का जो मामला है उस पर तशवीश है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से रद्द अमल नहीं आ रहा। 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, एक तो क्या वज़ीर आज़म साहब की इस दौरान नरेंद्र मोदी या अशरफ गनी से मुलाकात भी होगी या नहीं, और दूसरी बात यह कि वजीर आजम का ये दौरा कितने दिनों का है? वजीर आजम शायद लंदन में भी क़याम करेंगे, तो कितना अरसा मुल्क से बाहर रहेंगे? दोनों बातें। देखिए जी, बिल्कुल उनका जो इस वक्त वो अशरफ गनी साहब से और भारतीय वजीर आजम से उनके स्केड्यूल के अंदर कोई इस किस्म का प्रोग्राम नहीं है मुलाकात का। और मेरे ख्याल में उनका ये 4-5 दौरा होगा। मेरे पास इस वक्त उनका कैलेंडर मौजूद नहीं, वरना मैं आपको प्रिसाइसली बता देता कि 4 दिन है या 5 दिन है, जिसके अंदर जो प्राइमरी फोकस है वो हर सतह पे कश्मीर के इशू को उठाना और उसके लिए लॉबी करना है। ठीक। और कितने अरसे का ये दौरा होगा वजीर आजम का? जी, मैंने आपको अभी बताया कि वैसे तो कैलेंडर मेरे सामने मौजूद नहीं है, आपको मालूम है मैं अभी ट्रेवल करके वापस पहुंचा हूँ। अच्छा, साइड लाइन पे तो कोई मुलाकात मुतवक्किल हो सकती है? सॉरी, नहीं, हमारी कोई साइड लाइन के ऊपर इस वक्त मुलाकात मुतवक्किल नहीं है। जिन ममालिक से हम मुलाकातें कर रहे हैं मैंने आपको बताया है, और भी दीगर रोमानिया है, दीगर ममालिक हैं, और हर जगह के ऊपर हम लॉबी करेंगे। और साइड लाइन्स के ऊपर पूरी पाकिस्तान की टीम जो है वो कश्मीर के इशू के लिए लॉबी कर रही होगी और आपको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, तर्जुमान वजीर आजम पाकिस्तान। गुफ्तगू आपने सुनी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे आलमी सतह पर कोशिशें हो रही हैं टैक्स चोरी को रोकने के लिए, और पाकिस्तान एक आलमी फोरम का हिस्सा भी बन गया है। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान में टैक्स के मसाइल खासे गंभीर हैं। हुकूमत ज़बरदस्त कोशिशें कर रही है इस हवाले से, लेकिन अब पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भी एक ऐसे फोरम को ज्वाइन कर लिया है जहां टैक्स की छूट और टैक्स चोरी से मुताल्लिक इक़दामात ज़्यादा आसान हो सकेंगे, और इसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के उन 103 ममालिक में शामिल हो गया है जो कि ना सिर्फ टैक्स चोरी के हवाले से इक़दामात करेंगे, बल्कि वो अकाउंट्स जिनके बारे में पाकिस्तान को पता नहीं है कि पाकिस्तानियों की दौलत कहाँ कहाँ मौजूद है, उसके बारे में भी पाकिस्तान मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकेगा। OECD के साथ मुआहिदा टैक्स चोरी रोकने के हवाले से एक अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि हुकूमत इस मकसद में अमली तौर पर कैसे कामयाब हो सकेगी। ये मुआहिदा क्या है, इसकी तफसीलात हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ स्विस अकाउंट्स में रखे पाकिस्तानी के 200 अरब डॉलर से जायद रकम की पाकिस्तान मुंतकली है, जो इतना आसान नहीं। इसलिए हुकूमत को बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे, क्योंकि पैसे की वसूली के लिए स्विस हुकाम ने चंद शराइत भी रखी हैं, जिसमें मुताल्लिका शख्स का नाम, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट नंबर, किस अरसे में रकम मुंतकिल की गई और ये सब मालूमात किस मकसद के लिए हासिल की जा रही है। माहिरीन का ये भी कहना है कि हुकूमत के लिए किसी भी शख्स के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करना तो शायद आसान हो, मगर गुज़िश्ता कई बरसों में स्विस अकाउंट्स में रखी गई रकम के बारे में टाइम फ्रेम बताना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हुकूमत स्विस अकाउंट्स में रकम की वतन वापसी में किस हद तक कामयाब हो सकेगी। काबिल गौर बात यह भी है कि पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो बन चुका है, मगर पहली बार किसी भी पाकिस्तानी के बारे में मालूमात 2 साल बाद हासिल करने का मिजाज होगा, क्योंकि इस माहिदे पर अमल दरामद ही साल 2018 के आखिर या 2019 के शुरू में होगा। अगर ये फोरम वाकई ये सब कुछ कर सकता है और यहाँ पर ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान जान सके कि पाकिस्तानियों की दौलत कहाँ किन किन अकाउंट्स में है, उसकी तफसीलात आ सकती हैं, तो बहुत बड़े बड़े केसेस जो माजी में रहे हैं और अब भी सामने मौजूद हैं, शायद उनका कोई हल निकल सके। क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए? इस सिलसिले में हमने बात की निसार मोहम्मद खान, जो कि चेयरमैन FBR हैं, तो उन्होंने हमें कुछ यूँ बताया। देखिए, ये इसका जो बुनियादी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मैं थोड़ा सा आगे वजाहत कर दूं कि एक तो ये मालूमात का तबादला है मुल्कों के दरमियान, और वो ऑटोमेटिक भी है, यानी हर साल भी अगर किसी मुल्क के शहरियों के बारे में अगर उनके इल्म में है कोई इंफॉर्मेशन तो हर साल वो एक्सचेंज करेंगे पाकिस्तान से, रिक्वेस्ट पे भी करेंगे, बगैर रिक्वेस्ट के भी स्पॉन्टेनियस अगर उनके इल्म में आता है तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। तो फिर उसमें अगर हमने कोई टैक्स रिकवरी करनी है, ठीक है जी, तो उसमें भी वो तावन करेंगे। अगर हमने किसी दूसरे मुल्क में टैक्स रिकवरी करनी है तो वहाँ वो इनको उसी तरह हमारे रिकवरी क्लेम को ट्रीट करेंगे जैसे उनका अपना टैक्स क्लेम होता है। और इसके अलावा अगर यहाँ किसी एक मुल्क की किसी अदालत में कोई जुडिशियल कोई डिसीजन हुआ है तो उसको सर्व करने में भी हमारे साथ तावन करेंगे, यानी हर मुल्क दूसरे के साथ तावन करेगा। और इसके अलावा कोई यानी अगर हम दरख्वास्त करेंगे तो वहाँ जाकर हम टैक्स एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, यानी टैक्स के मामलात को। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं और बुनियादी तौर पर ये हमें यानी कि इस काबिल करेगा कि हम ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़रिए मालूमात ले सकें, मालूमात का तबादला कर सकें और टैक्स फ्रॉड को रोक सकें। और दूसरा ये एक बहुत बड़ा सिग्नल भी जाएगा तमाम लोगों को कि अब ये सहूलत मुहैया है मुल्क में, तो तमाम टैक्स मामलात जो बाहर भी हैं वो देखे जा सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। जी, निसार मोहम्मद खान साहब, चेयरमैन FBR, गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत अहम फोरम, बहुत अहम मुआहिदा जो पाकिस्तान ने कर लिया है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स उमूर के माहिर जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो मुआहिदा पाकिस्तान ने किया है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई 2 साल का अरसा लगेगा। अब क्या कुछ पाकिस्तान को करना होगा इस 2 साल के अरसे में? देखिए, 2 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि 2 साल से के अंदर ये फोर्स में आएगा। जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं उसके बाद उसका एक क्लॉज होता है एंट्री इनटू फोर्स, का मतलब ये होता है कि कब से ये कानून एक्चुअली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका एंट्री इन फोर्स होने के लिए 2 साल का टाइम दिया गया, उससे पहले भी आप कर सकते हैं।
اس کنونشن کے تحت ہر کنٹری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریزرویشن رکھے اپنی کہ کیا اس کی ریزرویشن ہوں گی، وہ آج دینی پڑیں گی کہ جب ایک دفعہ آپ سائن کر لیں گے تو پھر آپ ریزرویشن دیں گے کہ میں یہ انفارمیشن دے سکتا ہوں اور یہ نہیں دے سکتا۔ تو شبر صاحب یہ فرمائیں کہ سوئز اکاؤنٹس میں جو رقم رکھی ہے صرف پاکستانی نہیں دنیا کے بہت سے ممالک کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے باشندوں نے وہاں پر رقم رکھی ہوئی ہے، مگر سوئز بینکس جو ہیں وہ ایسی شرائط لگاتے ہیں کہ اس رقم کی واپسی یا معلومات موصول نہیں ہو پاتی، مل نہیں پاتی۔ اس معاہدے کے بعد کیا یہ بھی آسان ہو جائے گا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، جو چیز ہم دو الگ سوال ہیں جس کو ہم مکس کرتے ہیں۔ رقوم کی واپسی الگ چیز ہے اور اس آدمی کی ٹیکسیبلٹی ان پاکستان الگ چیز ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا جو مقصد پہلے سٹیج میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم رقم کی واپسی لائیں، پہلے ہے کہ اس آدمی کی انکم آئیڈینٹیفائی کی جائے اور اس کو پاکستان میں ٹیکس کیا جائے، اس کے بعد اس کا ریپیٹریشن ٹو پاکستان جو ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، اور وہ کیونکہ سوئز ایسٹ ہے اور سوئز گورنمنٹ کے پاس ہولڈ کرتا ہے تو ریپیٹریشن آبویسلی سوئز حکام یا کوئی بھی ملک ہوگا وہ ریپیٹریشن آسانی سے الاؤ نہیں کرے گا، مگر وہ آپ کو یہ ضرور ایکسیس دے دے گا کہ آپ کے جو ایسٹ ہے کس کا ایسٹ ہے اور اس کو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ ٹیکس کر سکتے ہیں۔ شبر صاحب اس معاہدے کے تحت پاکستان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کسی شخص نے کس عرصے کے دوران غیر ٹیکس شدہ رقم کسی اکاؤنٹ میں رکھی ہے، تو یہ ممکن ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں ٹائم فریم کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ یہ ایگریمنٹ 2010 کے بعد سے کی ٹرانزیکشن پہ اپلیکیبل ہوگا، 2010 سے پہلے کی ٹرانزیکشن پہ اپلیکیبل نہیں ہے، مگر 2010 سے پہلے والا بھی ٹرانزیکشن پہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے اگر وہ ایکٹیویٹی یہ پروو کر سکے سامنے والا کہ اس میں کرمنل ایکٹیویٹی شامل ہے۔ ٹیکس ایویژن از ناٹ اے کرمنل ایکٹیویٹی، اگر فار ایگزامپل اسمگلنگ ہے، ڈرگ ہے، ٹیررزم ہے تو 2010 سے پہلے والی ایکٹیویٹی بھی کور ہو جائے گی۔ اگر یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے تو پھر وہ 2010 کے بعد کی ٹرانزیکشن کے اپلائی ہوگا، اس سے پاسٹ پہ یہ ٹیکنیکلی یہ ایگریمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود، ٹیکس امور کے ماہر، تفصیل سے بتایا پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ معاہدہ ہے، ایک اہم معاہدہ ہے۔ پاکستان میں ایک بڑا ایشو ہے کہ یہاں پر کرپشن کی جاتی ہے اور کرپشن کے بعد رقم بیرون ملک بھیجی جاتی ہے اور اکاؤنٹس پہ رکھی ہوتی ہے، پاکستانیوں کے وہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں مل پاتی، لہٰذا اب یہ شاید آسان ہو سکے گا، لیکن اب بھی 2 سال کا عرصہ اس میں لگے گا۔ اس 2 سال میں کیا رد و بدل ہوتا ہے، جن اکاؤنٹس میں بھی رقمیں موجود ہیں وہ رہتی ہیں نہیں رہتی، اس کے بارے میں تو یقینی طور پر آنے والے وقت پر پتہ چلے گا۔ آپ نے پروگرام دیکھا، پروگرام اگر آپ پھر دیکھنا چاہیں تو فیس بک پر بھی ہمارا ایک آفیشیل اکاؤنٹ موجود ہے، وہاں پر کوئی بھی سیگمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 دن کی چھٹی ہوگی اور اس کے بعد کامران خان صاحب پروگرام کو جوائن کریں گے۔ مسعود رضا کو اجازت دیجیے، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔